18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग चल रही है। मतदान प्रतिशत बढ़े इसकी पूरी कवायद चुनाव आयोग की ओर से की जा रही है। लोगों से हम भी बार बार अपील कर रहे हैं, घर से बाहर निकलिए, मतदान में जरूर हिस्सा लीजिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं और जानते हैं अमनदीप से। यूपी में 14 सीट पर आज वोटिंग हो रही है। वोट परसेंटेज सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, वोट परसेंटेज की बात कर लेते हैं और एक एक सीट करके मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर कितना वोट कास्ट हुआ अभी तक। बस्ती में बात करें तो 47% अभी तक मतदान हुआ है। सुल्तानपुर में 45%, संत कबीरनगर में बात करें तो 43% यानी कि 43% मतदान हुआ। ये 3 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आजमगढ़ में 45.33% कह सकते हैं आजमगढ़ की जनता धूप में भी बड़ी संख्या में निकली है वोट कास्ट करने के लिए। इसके अलावा लालगंज में 44%, डुमरियागंज में 43%, जौनपुर में 43% और साथ ही श्रावस्ती में भी इतना ही वोट कास्ट हुआ है 43%। मछली शहर में भी 43% है, भदोही में 42%, प्रतापगढ़ में 41%, इलाहाबाद में 41%, इसके अलावा फूलपुर में 39% मतदान हुआ है। देखिए, सबसे ज्यादा वोटिंग बस्ती में अभी तक 47% तक 3 बजे तक मतदान बस्ती में सबसे ज्यादा। और वहीं सबसे कम की बात करें तो ये फूलपुर है, जहां अभी 39.46% ही मतदान हुआ है। और मतदान का जो परसेंटेज है, शुरू में चिंता का विषय था जब पहले दूसरे फेज की वोटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोगों में उत्साह बढ़ा और मतदान प्रतिशत ठीक ठीक देखने को मिल रहा है। वो भी तब जब गर्मी बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत ज़्यादा है और जला देने वाली गर्मी में भी लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। संतोषजनक कहेंगे, लेकिन इसके बढ़ाने के भी। अच्छा अमनदीप, आप खुद भी अपने घर से बहुत दूर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वो ऐसी जॉब में हैं कि वो छुट्टी लेकर अपने शहर नहीं जा सकते। हालांकि आज के दिन में अपना वोटर आईडी कार्ड पर पता बदलवाना बहुत टेढ़ी खीर नहीं है, आसान काम है, आसान प्रोसेस है। बावजूद उसके बहुत सारे लोग बदलवाना नहीं चाहते। तो वैसे लोग कहते हैं, आम बातचीत में जो चर्चा होती है ऑफ द रिकॉर्ड, कि ऐसी व्यवस्था बढ़नी चाहिए, बढ़ावा देनी चाहिए कि लोग जहाँ पे भी हैं वहीं से वोट कास्ट कर सके। वो भी तो जब हम डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल वोटिंग की भी व्यवस्था को बढ़ावा और देना चाहिए। पोस्टल बैलेट है ज़रूर, लेकिन बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और अब हम डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया है। जब भी सरकारी कोई कामकाज होते हैं हम लोगों को लगता है कि बहुत वक्त लगने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती है, जैसा कि आपने चेंजेस की यहाँ पे बात की। दूसरा ये कि अब 1 क्लिक पे हमें सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि बहुत घर से दूर जाना, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमको छुट्टी नहीं मिल पाती। लेकिन जिन लोगों को छुट्टी मिलती है वो लोग भी कई बार इसको लेकर कोताही करते हैं, वो लोग लापरवाही करते नहीं जाते अपने घर। तो बिल्कुल ऐसी सुविधा। चलिए सीटों की बात कर लेते हैं। आज जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीट हैं उनमें आजमगढ़, सुल्तानपुर, इसका हम जिक्र करेंगे। अमित भी न्यूज़ रूम में हमारे साथ हैं। अमित आइए ज़रा। और ये पूरा यूपी छान कर आए हैं, घूम कर आए हैं, तपा कर आए हैं खुद को। तो आप जब तप कर आए हैं तो आज ये जो 14 सीट है जिन पर आज मतदान हो रहा है, उन 14 सीटों में से कौन सा सीट सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग हो सकता है आपको? किसी एक सीट की बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, आजमगढ़ सीट है जो कि उपचुनाव में बीजेपी जीती थी। इस बार सीट पर टाइट फाइट है। परिणाम क्या होगा वो हम नहीं बताएंगे, वो हम यानी आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव को निरहुआ फाइट कर रहे हैं? कर रहे हैं फाइट। मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में चले जाने से निरहुआ के लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर मोदी जी का फैक्टर है, योगी जी का फैक्टर है, और दिनेश लाल यादव निरहुआ को जितना समय मिला उससे जो उन्होंने पब्लिक से कनेक्ट बनाया उसका वहाँ पर असर है। तो ऐसा नहीं। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग, उनके जहन में यही होता है कि जब कोई एक्ट्रेस अगर चुनाव मैदान में है तो वो सिर्फ उनका चेहरा है। चेहरा असल तो मोदी जी पर वोट चाहिए सबको, और सीरियसली नहीं लेते इस तरह के कैंडिडेट को। लेकिन निरहुआ बीते कुछ वक्त में, कुछ साल में उन्होंने खुद को अभिनेता से नेता में ढाला है, तो ये वहाँ है या नहीं है? ये बात भी है मेनका, और दूसरी बात ये भी है कि वो लगातार ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि देखिए, अगर मैं जीता तब भी यही रहूँगा, हारा तब भी यही रहूँगा। पिछली बार भी यही कर। हाँ, वो धर्मेंद्र यादव के लिए कह रहे हैं कि वो तो वहाँ से आए हैं सैफई परिवार से और जीत कर वहीं चले जाएंगे। तो आप तय कर लीजिए कि आपको अपना प्रत्याशी चाहिए, अपना सांसद चाहिए, या वो चाहिए जो जीतने के बाद यहाँ लौट कर आएगा। निरहुआ बनल रहे, ये पिछली बार भी उन्होंने कही थी ये बात। अमनदीप? हाँ, नहीं, लेकिन जैसे कि आजमगढ़ का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो अगर बाकी सारी सीटों को भी लेकर बात कर ले तो लोगों का माइंडसेट है कि उन्हें प्रधानमंत्री चुनना है। तो आपने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की होगी, तो आपको लगा कि बाकी सारे मुद्दों को साइड में रखकर
कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसको दरकिनार कर देते हैं और बीजेपी के कैंडिडेट को इसका फ़ायदा भी होता है। देखिए, दरकिनार कुछ नहीं होता मनदीप। चुनाव में जब जनता वोट करने के लिए जाती है तो वो ये देखती है, उसे पता है कि केंद्र का चुनाव है, मोदी के लिए वोट करने जा रही है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि वो किस प्रत्याशी को चुन रही है, वो प्रत्याशी कितना अवेलेबल रहेगा उनके बीच में, कितना उनके सुख दुख में खड़ा रहेगा। जैसे इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, वो सब हम एग्जिट पोल वाले दिन करेंगे, रिजल्ट आएगा तो हम उसकी बात करेंगे, जो कि नहीं बदले गए और उनके खिलाफ नाराज़गी है। फिर भी अल्टीमेटली लोगों के मन में बात ये है कि हाँ, हम मोदी जी के लिए वोट कर रहे हैं या हम केंद्र में सरकार बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल प्रत्याशी को भी लोग देख रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि आजमगढ़ में तमाम गुड्डू जमाली की दूसरी तरफ जाने के बावजूद और धर्मेंद्र यादव के चुनाव में उतरने के बावजूद अगर आजमगढ़ बचा ले जाते हैं, निरहुआ बचा ले जाते हैं, तो एक बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी। सुल्तानपुर का हाल क्या है? उसकी माँ की तरह जनता के साथ खड़ी रही है मेनका माता जी कहते हैं सब माता गांधी को। और वहाँ वरुण भी दिखे, आखिर भी दिखे, वो भी आए बाद में प्रचार करने के लिए। जिन जिन इलाकों में थोड़ा सा बीजेपी कमज़ोर लग रही थी वहाँ पर उनकी जनसभाएं लगी, उन्होंने जाकर नुक्कड़ सभाएं की, जनसभाएं की। इनका सुल्तानपुर में मेनका गांधी की जो इमेज है ना, वो पब्लिक कनेक्ट वाली इमेज है। मतलब वहाँ पर लोग योगी को भी देखकर वोट कर रहे हैं, मोदी को देखकर भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मैंने अभी प्रत्याशी वाली बात कही, वहाँ पर वो फैक्टर है। कोविड काल के दौरान मेनका गांधी लगातार वहाँ पर डटी रही, उन्होंने किराए पर जो घर ले रखा है वहाँ पर, उस घर में मौजूद रही, तो लोगों ने कहा कि हमारे सुख दुख में हमारी माता जी खड़ी रहती हैं, तो हम जब वोट करने जाएंगे तो हमारे मन में ये बात रहेगी। और वो जितना सॉफ्ट स्पोकन है, वो जो बात करती हैं, तो वो अपने प्रतिद्वंदी को भी यही बात कहती हैं कि वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको लेकर मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं वो कहती हैं जिसकी वजह से लोगों में कोई मतलब उद्वेलित हो जाए लोग ये करके। तो हाँ, मेनका गांधी एक बड़ा फैक्टर है और मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज वहाँ पर उनके लिए नहीं। और एक बात कही जा रही है कि ये जो फेज़ है, ये दरअसल जो एनडीए के घटक दल हैं उनके लिए चुनौती वाली बात है और बीएसपी के लिए भी, क्योंकि 4 सीट, इन 14 में से 4 पिछली बार बीएसपी ने जीत हासिल की थी। इस बार क्या लग रहा है? इधर उधर चले गए, अब इधर उधर हो गए। अम्बेडकर नगर बीएसपी जीती थी, वो कैंडिडेट भी इधर उधर चले गए। रितेश पांडे आप जानती हैं, इसके अलावा जौनपुर में भी, हालांकि जौनपुर वाले प्रत्याशी को बाद में मायावती ने फिर से टिकट दे दिया, वहाँ से उनको चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन बीएसपी, मैं ये बात अभी नहीं कहना चाहता था, जिस मजबूती के साथ पूर्वांचल में बीएसपी को फाइट में दिखना चाहिए था, जब मैं घूम रहा था मुझे बीएसपी उस मजबूती के साथ नहीं दिखी। लेकिन कहते हैं कि बीएसपी के जो वोटर्स होते हैं वो बहुत साइलेंट होते हैं, कैडर उनका छिटकता नहीं। बीजेपी ने उसमें सेंधमारी ज़रूर की है, लेकिन पहले वो सिर्फ गैर जाटों जो दलित है उनके लिए कही जाती थी। क्या जाटों में भी सेंधमारी कर गई है? इस बार बीएसपी का ही वोटर नहीं, इस बार सबके वोटर बहुत साइलेंट है, तो आप उस साइलेंट को बीएसपी के वोट से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। वोटर इस बार बीजेपी का भी साइलेंट है, गठबंधन का भी साइलेंट है, बीएसपी का भी साइलेंट है। हाँ, बीएसपी का अपना जो वोटर है वो अल्टीमेटली जाकर बीएसपी को वोट करता है, लेकिन इनका जैसे हमने शुरुआती चरण में देखा, आकाश आनंद जिस तरीके से एग्रेसिव रहे और एक अलग तरीके की इमेज लेकर वो चल रहे थे, बाद में उनको किनारे बिठाया गया और फिर मायावती ने खुद कमान संभाली। वहाँ से मुझे लगता है कि बीएसपी का जो मूवमेंट था, मतलब चुनाव में आगे बढ़ने को लेकर, उसको थोड़ा सा झटका लगा। ये मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। अब मायावती ने आखिर क्यों अपरिपक्व कहा आकाश आनंद को, ये तो शायद बीएसपी के सपोर्टर्स भी सोच रहे होंगे, क्योंकि जिस एग्रेशन की ज़रूरत महसूस हो रही थी वो आकाश के आने की वजह से पार्टी में दिखने लगी थी। वो बिल्कुल बेधड़क होकर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यानी कि विपक्ष के जितने भी दल हैं सब पर हमलावर थे, और कोई भी राजनीतिक दल को अपने वजूद को बचाने के लिए ऐसा होना ही पड़ता है। लेकिन आकाश को अपरिपक्व कह देना लंबे वक्त में क्या बीएसपी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अमनदीप, आप इस पर कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, और हमने बीएसपी और कितने अच्छे से उन्होंने धुआंधार प्रचार शुरू किया, फिर उन्हें कहा गया तो बहुत नहीं, बीएसपी के कई नेताओं की तरफ से भी हमने देखा ना कि बाद में स्टेटमेंट सामने आए, एक ने तो खुले मंच पर, हाँ खुले मंच से नाराजगी, बिल्कुल ठीक है, इजाज़त दीजिए, मैं बुलेटिन में जाती हूँ, आप चर्चा जारी रखिए। बिल्कुल। लेकिन अमित, पिछले अगर कुछ इलेक्शन की हम बात कर ले तो युवा वोटर्स जिस भी पार्टी की तरफ गए या फिर महिला वोटर्स जिस पार्टी की तरफ गए उनको फ़ायदा हुआ, और बीजेपी को हमने खास तौर पर देखा। इस बार महिलाओं में और युवाओं में वो कौन से मुद्दे थे जो कि हावी रहे, तो थोड़ा उससे भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। महिलाओं में तो वही सारे मुद्दे जो 2019 में रहे मनदीप, वही इस बार भी रहे। जैसे मुफ्त राशन योजना है, उज्ज्वला योजना है, तो वो उसकी चर्चा वो कर रही हैं। और दूसरा, महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की तरफ से जो कामकाज किए गए हैं उसकी भी चर्चा महिलाओं के बीच रही।
युवाओं के बीच थोड़ा सा ना असंतोष दिखा, मतलब जैसे नौकरी को लेकर, वैकेंसी को लेकर, पेपर लीक को लेकर। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि यूथ बीजेपी से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ है। खुद वो कई मंचों से इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरा जो वोट है MY, वो गठबंधन वाला MY नहीं, मतलब मुस्लिम यादव नहीं, महिला और यूथ। तो ये मानते हैं कि यूथ उनका वोटर है। तो कहीं कहीं असंतोष है, थोड़ी नाराज़गी है, लेकिन फिर भी उम्मीद भी है, उम्मीद है। और उस उम्मीद की वजह से वही वाला माहौल करीब करीब देखने को मिल रहा है जो 2019 में देखने को मिला। लेकिन इन चुनावों में हमने देखा कि वोट परसेंटेज को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा घमासान रहा। अलग अलग पार्टी अपनी तरफ से दावे करती रही कि हमारे वोटर्स घर से बाहर निकल रहे हैं, या फिर जो बाकी पार्टियों के वोटर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते रहे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं हमने कुछ ऐसी भी सीटें देखी, तापमान वहाँ पर भी ज़्यादा था, लेकिन लोग घर से बाहर निकले मतदान करने के लिए। जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल भी रहा। आप ग्राउंड ज़ीरो पर कई दिन तक रहे और पिछले कई सारे इलेक्शन आपने ग्राउंड ज़ीरो से ही कवर किए। आप इसके पीछे क्या बड़ा फैक्टर देख रहे हैं? 3 फैक्टर। एक तो जो आपने कही कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तपिश बहुत ज़्यादा है, उससे लोग परेशान हैं। ये तो सुबह सुबह वोट कर ले रहे हैं, शाम को वोट करने जा रहे हैं, दोपहर में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, वो एक फैक्टर है। दूसरा, जैसे 14 और 19 में हमें एक लहर जैसा माहौल देखने को मिल रहा था ना, इस बार वैसा कुछ नहीं है। ये असली चुनाव है। मैं ग्राउंड में जितने भी दिन घूमा, जितने भी लोगों से बातचीत कर रहा था, लोग कह रहे थे असल चुनाव है, क्योंकि इस बार पूरी तरीके से वोटर साइलेंट है, कोई एक्साइटमेंट उसके भीतर दिख नहीं रहा है। इसके पीछे एक फैक्टर ये भी रहा कि बीजेपी ने कहा अब की बार 400 पार शुरुआत से कहा, तो जो उसके अपने वोटर थे उनको लग रहा था कि बीजेपी तो 400 पार जा ही रही है, अगर मैं एक वोट नहीं करूँगा तो क्या नुकसान हो जाएगा। वो भी कुछ हद तक एक फैक्टर रहा। तीसरा फैक्टर क्या होता है, मनदीप, आपने 14 में भी देखा होगा और 19 में भी देखा होगा। 14 में जब मोदी नाम का एक चेहरा सामने आता है तो लोगों को लगता है कि अब कुछ मैजिक होने जा रहा है, कुछ जादू होने जा रहा है, और एक लहर सी वहाँ पर क्रिएट होती है, एक बहुत बड़ी उम्मीद लोगों के मन में पनपती है। तो वो हमें वोटिंग टर्नआउट में देखने को मिला था। 19 में आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से चुनाव जो है वो राष्ट्रभक्ति पर चला गया था। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद सारे वोटर के जहन में बात आ गई, तब भी वोटर बहुत ज़्यादा संख्या में निकले। इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो वही कारण है। एक तो कोई मैजिक जैसा नहीं दिखा सामने, कोई एक ऐसा गठबंधन की तरफ से कोई ऐसा कोई करिश्मा होता हुआ नज़र नहीं आया। और तीसरा जो आपने कहा कि गर्मी और धूप, वो भी एक फैक्टर है कि जो कम वोटर निकले वोटर। लेकिन फिर भी हम आपसे यही अपील करेंगे कि आपके क्षेत्र में अगर मतदान है, जहां आप रह रहे हैं उस सीट पर आज वोटिंग है, तो आप घर से बाहर निकलिए, मतदान आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और मुझे लगता है कि अगर आप अभी वोट करने के लिए नहीं जा रहे हैं तो फिर 5 साल तक आपको मतलब आपका ये राइट ही नहीं है कि आप सरकार के अगेंस्ट कुछ बोल सकें। सरकार नहीं, मतलब फिर आप ना शिकायत करने का अधिकार खो देते हैं। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आप शिकायत तभी कर सकते हैं जब आप किसी का चुनाव करें, चयन करें। वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, तब आप जाके उससे शिकायत कर पाएंगे कि मैंने आपको वोट दिया, नहीं दिया, मेरी आपसे अपेक्षा थी। आपने अगर वोट ही नहीं दिया, लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने शिरकत नहीं की, तो फिर आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। इस वजह से भी न्यूज़ 18 लगातार अपील कर रहा है, मनदीप आप भी कर रही हैं। हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पर जा रहे थे तो हम लोगों से ये कह रहे थे कि तपिश है, गर्मी है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि 5 साल में आपको मौका मिलता है। फिर 5 साल तक आपको सिर्फ पछताना होगा कि घर से निकल जाते, वोट कर देते, तो शायद वो सांसद जीत कर आता जिसको आप चुनना चाहते थे, आप जिताना चाहते थे। हाँ, और पहले भी हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे जहाँ पर एक वोट की वजह से सरकार बनी भी है, बिगड़ी भी है, और कई बार हम देखते हैं कि कई सारे कैंडिडेट कुछ वोटों के मार्जिन से ही हार जाते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं इस बार का चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है, असली चुनाव इसे कह सकते हैं। लेकिन हम यूपी के बारे में बात कर रहे हैं। यूपी में तो हम देखते हैं कि कुछ लोग अगर चाय की टपरी पर भी खड़े हैं तो वहाँ पर भी चर्चा होती है इलेक्शन की, लोग शर्त लगाते हैं। आप भी गुजरे होंगे, आपने भी चाय पी होगी, क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस आपने देखा? मतलब चाय की दुकान पर चुनाव की चर्चा ना हो, ये तो मतलब असंभव सी बात है। लेकिन वही बात है, जैसा अभी आपने भी कहा कि इस बार वोटर बहुत साइलेंट है, तो चर्चा में भी ना कोई भी पुख्ता तौर पर ये नहीं कह पा रहा था कि वो 400 पार का नारा दे रहे हैं तो 400 पार जा ही रहे हैं, या फिर जैसा गठबंधन कह रहा है कि नहीं ये 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट भी नहीं देने जा रही है। तो कोई ना क्लियर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था। मतलब सब डाइसी हैं, जैसे हम आप डाइसी हैं, ऐसे वोटर भी डाइसी था। और चाय की दुकान पर भी जो चर्चाएं थी वो कभी एक तरफा नहीं थी, वो दोनों ही पक्षों को लेकर थी। अब बाकी तो 4 जून को हम लोग देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और वो जब थक रहे हैं भाई सब, जो कैमरा हैंडल कर रहे हैं बहुत देर से। हाँ, और वो जो चर्चा होती है ना, उसमें लोग असल मुद्दों पर बात करते हैं। जब हम कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम माइक लेके उनके सामने जाते हैं, बोलने से बचते हैं कैमरा देखकर, लेकिन जब आप वैसे उनसे बात कीजिए फेस टू फेस, तो वो बड़े
खुले मन से या खुले दिल से फिर वो सारी चीज़ें बताते कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, वैसा है। आप रैंडम किसी के पास भी पहुंच जाइए बात करने के लिए तो अपने दिल की सारी बात कहता है। उसको अगर सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है तो वो भी कहता है, कुछ नहीं मिल पाया तो वो भी कहता है। माइक और कैमरा देखकर लोग कई बार चुप हो जाते हैं कि हम नहीं बताएंगे भैया, हम अब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा, हम नहीं बताएंगे, हम चुपचाप जाके वोट करेंगे। तो वो इस बार भी है। बस ये मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, लाभार्थियों का आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो एक जो बड़ा हम फैक्टर इसमें देख रहे हैं कि एक वोट बैंक वो भी है जिनको फ़ायदा मिल रहा है, और उसके लिए तमाम एक्सपर्ट्स जिन्होंने कहा कि उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। आपकी भी लोगों से बातचीत हुई होगी, तो इन सीटों पर आप भी ग्राउंड जीरो पर रहे कई दिन आप, तो वहाँ पर लाभार्थी वोट बैंक का असर आप कितना देख रहे हैं? क्या उससे जनता बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है? हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसको एक उदाहरण के जरिए आपको समझाऊंगा मनदीप कि सरकार की तरफ से 5 किलो राशन दिया जाता है। पहले गठबंधन इसकी आलोचना कर रहा था इस स्कीम की कि आप लोगों को मुफ्त में खाने की आदत डाल रहे हैं और आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, फिर आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। इस स्कीम की आलोचना विपक्ष कर रहा था। और चौथे चरण के चुनाव के बाद क्या हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे को और पूरे विपक्ष को कहना पड़ा ना कि वो 5 किलो दे रहे हैं तो हम 10 किलो देंगे। तो लाभार्थी वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये बात न सिर्फ सत्ता पक्ष के मन में है, विपक्ष के मन में भी ये बात है कि जातियों से ऊपर एक नया वोट बैंक क्रिएट किया गया है, वो है लाभार्थी वोट बैंक। वो प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिएट किया है। अब इस बार वो लाभार्थी वोट बैंक इनकी तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं उधर आकर्षित होता है, ये जो उधर से दावे किए जा रहे हैं कि हम लगातार ये करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, उधर आकर्षित होगा, ये देखने वाली बात। हाँ, तो इसके लिए ना हमको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो सुबह से हमारी कवरेज उस दिन भी जारी रहेगी, तो आप ज़रूर देखिए, ज़रूर जुड़िए। और बाकी अमित, बहुत शुक्रिया आप